अपने आइडिया और थीम से मूड बोर्ड बना लेने के बाद अब बारी आती है द डिज़ाइन प्रोसेस की। क्या है ये डिज़ाइन प्रोसेस? आज की वीडियो में हम लोग इसी पे डिटेल बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। व्हेन यू आर डन विद मूड बोर्ड, तो मूड बोर्ड के बाद फिर जो प्रोसेस आता है वो आता है द डिज़ाइन प्रोसेस, या आप इसको अगर डिज़ाइन डेवलपमेंट भी कहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइन डेवलपमेंट जो है उसके 4 स्टेप हैं और ये एक साइकिल की फॉर्म में ही चलते हैं। ये नहीं कि इनकी कोई रेगुलर तरतीब है, ऐसा नहीं है। या ये नहीं है कि आप जो है वो एक स्टेप अगर कर रहे हो तो दूसरा उसके बाद ही आता है। ये जस्ट रैंडम 4 स्टेप्स हैं जो हर डिज़ाइनर को पता होने चाहिए और आप इनकी जो तरतीब है उसको तब्दील कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या है द डिज़ाइन प्रोसेस के 4 स्टेप्स? पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन प्रोसेस के 4 स्टेप्स के बारे में। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये 4 स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन करने हैं आप लोगों के सामने। तो वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर किसी का इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेशन में मेरे से पूछ सकता है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशंस वगैरह दें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। 4 स्टेप्स जो कि द डिज़ाइन प्रोसेस के होते हैं वो हैं, सबसे पहले कलर्स, फिर हमारे पास रेंज डेवलपमेंट आता है, फिर हमारे पास फैब्रिक एंड ट्रिम सिलेक्शन, और लास्टली जो हमारे पास आता है वो है डिज़ाइन कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलर स्टोरी। अब कलर स्टोरी क्या है? अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने कई दफ़ा कलर का जिक्र किया है उसके अंदर कि कलर्स किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं फैशन की इंडस्ट्री में। अगर आप लोग खुद सोचें, अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या आप कभी कोई भी गारमेंट या कोई चीज़ अपने लिए बाय करने जाते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है? द फर्स्ट थिंग इज़ कलर। अगर कलर आप लोगों के अच्छे होंगे, अगर कलर की सिलेक्शन अच्छी होगी तो डेफिनेटली कस्टमर आपकी तरफ आएगा। तो डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कौन सी कलर स्कीम यूज़ करने जा रहे हो अपने डिज़ाइंस के अंदर जो कि आप लोग बनाने जा रहे हो। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मूड बोर्ड की क्रिएशन के टाइम पे जब आप लोग इमेज या विजुअल्स का यूज़ करते हो तो उसमें जो कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनको इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो आपस में एक बैलेंस मूड बोर्ड बना रहे हों, क्योंकि आपने उसी मूड बोर्ड से जो है ना ये कलर स्टोरी भी निकालनी होती है। तो कलर की सिलेक्शन करते वक्त आप लोगों को काफ़ी जो है वो सोचना भी पड़ता है और आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि आप कौन सी कलर स्कीम इस्तेमाल करने वाले हो। अब कलर स्कीम्स क्या हैं, इसकी मैं 2 मिसालें आप लोगों को देता हूँ। जैसे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होगी, जैसे कम्प्लीमेंट कलर स्कीम हो गई। ये स्कीम्स का कैसे पता चलता है आपको? मैंने कलर व्हील के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो की है, अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी तो काइंडली देख लें, क्योंकि फ़ैशन में कलर्स बहुत ज़रूरी हैं और कलर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं भी तो समहाउ आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इन कलर्स का फ़र्क पता होना चाहिए। ये बनते कैसे हैं, कौन से कलर्स मिक्स किए जाएँ तो कौन से कलर्स जो हैं वो बन जाते हैं, और कलर व्हील में इनकी क्या पोजीशन होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी हैं। तो कलर व्हील का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो देख लें या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कलर व्हील्स के हवाले से, आपको जितनी भी स्कीम है कलर्स की वो सब पता चल जाएंगी। अब मज़ीद हमारे पास जो है ना कलर्स की फिर 4 टाइप्स आती हैं। 4 जो है पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है या 4 टाइप्स इनकी बनाई गई हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले हमारे पास स्टेपल कलर्स आते हैं। स्टेपल कलर्स जो हैं वो क्लासिक कलर्स उनको कहते हैं और ये हर एज ग्रुप और हर जो है वो सीज़न के लिहाज से परफेक्ट होते हैं, यानी कि हर सीज़न में भी यूज़ हो जाते हैं और हर एज ग्रुप वाले इनको पहन सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सीजनल कलर। सीजनल कलर्स आर पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद सीजन्स। क्या मतलब इसका? यानी कि ये जो कलर्स होते हैं ना ये एसोसिएट होते हैं सीजन्स के साथ। इसकी अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूं तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ब्राइट और लाइट कलर्स होते हैं वो समर के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो डार्क कलर होते हैं वो विंटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्या होता है जब डिज़ाइन प्रोसेस चल रहा होता है ना तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप लोग जो कलर्स की सिलेक्शन कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू सीज़न भी होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि अगर आपकी कलेक्शन समर के लिए बन रही है तो आप उसमें डार्क कलर का इस्तेमाल कर दो, ऐसा शुरू से ही नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से माइंड में रखा जाता है कि जो कलर्स की सिलेक्शंस है वो सीज़न के अकॉर्डिंगली की जाए, इस वजह से इनको सीजनल कलर्स कहा जाता है। फैशन कलर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़ैशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अब क्या होता है कि उसमें कुछ कलर्स जो हैं वो एक पूरे सीज़न के लिए डोमिनेट रहते हैं, यानी कि इन रहते हैं, और क्या होता है कि नेक्स्ट जब सीज़न आता है
तो उसमें नए कलर्स उनके साथ रिप्लेस हो जाते हैं, यानी उनकी जगह जो है वो नए कलर्स आ जाते हैं। तो इस सिलसिले को जो है ना फैशन कलर्स कहा जाता है, यानी कि उस सीज़न में जो कलर्स फिर यूज़ हो रहे होते हैं ना थ्रू द टाइम, वो ही कलर्स यूज़ किए जाते हैं, तो इनको फैशन कलर्स कहा जाता है। यानी कि जो इन ट्रेंड होते हैं, इन फैशन होते हैं, वही कलर्स यूज़ किए जाते हैं, कोई नया कलर नहीं लेके आया जाता। फिर उसके बाद हमारे पास एसेंट कलर्स आते हैं। एसेंट कलर जो हैं वो कोई भी कलर हो सकता है आपके मूड बोर्ड में से। आप बहुत ही छोटा सा पार्ट लेते हो उस कलर का, और क्या होता है कि वो जो छोटा सा पार्ट होता है ना, वो अटेंशन ड्राइव करना या किसी भी पार्ट को नुमाया या आपकी ड्रेस का ना फोकस पॉइंट बनाना होता है। तो आप जो कलर इस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हो ना, उसको एसेंट कलर कहते हैं। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप आता है द डिज़ाइन प्रोसेस का, जो कि है रेंज डेवलपमेंट। रेंज डेवलपमेंट क्या होता है? रेंज डेवलपमेंट ये होता है कि आप लोग जो है वो अपने स्केचेस रेडी करते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि क्या कुछ बनने जा रहा है, कैसे डिज़ाइन होंगे जो आप लोग बनाने जा रहे हैं, और आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि उसके बीच में किसी ड्रेस की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। यानी आप उनको ना कम्प्लीटली ड्रा या स्केच फॉर्म में लेके आते हो, और फिर उन्हीं के को ना मज़ीद रिफ़ाइन करके उनके फ्लैट्स, उनकी जो है वो फ्रंट बैक्स, वन पीस गारमेंट है तो उसके लिए अलग से इलस्ट्रेशन, टू पीस गारमेंट है तो उनको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करके दिखाना, ये रेंज डेवलपमेंट होती है। और इसी रेंज डेवलपमेंट में फ़्लैट्स भी शामिल होते हैं। आल दो हमने फ़्लैट्स पे अभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कुछ अर्से तक इंशाल्लाह मैं फ़्लैट्स की वीडियो भी डाल दूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि फ़्लैट्स किस तरह से बनते हैं। रेंज डेवलपमेंट के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी की हुई है कि किस तरह से हमने मूड बोर्ड से जो है वो अपना एक कंप्लीट स्केच बनाया था, उसको फिर रेंडर किया था। ये सारा प्रोसेस जो होता है रेंज डेवलपमेंट कहलाता है। और अगर आप लोगों ने वो देखनी है वीडियो, तो वो वीडियो आप लोगों को मिलेगी लर्न एडवांस फैशन इलस्ट्रेशन की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। रेंज डेवलपमेंट के लिए कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ कि वो क्या होती हैं। ये स्टेप कह लें या कुछ टिपिकल पॉइंट्स कह लें जो कि हर डिज़ाइनर को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें कितने आपने गारमेंट्स शो करने हैं। फ्लैट्स एंड इलस्ट्रेशन ऑफ ईच डिज़ाइन, प्रोपोर्शन ऑफ ईच गारमेंट, हर गारमेंट का प्रोपोर्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेसिफिक्स ऑफ ईच क्लॉथिंग स्टाइल, डिफरेंट कलर एंड फैब्रिक फॉर ईच गारमेंट, यानी कि हर गारमेंट के लिए ना आपको जो है वो फैब्रिक भी डिफरेंट ला के आप लोग देख सकते हैं और उसमें डिफरेंट कलर वेरिएशंस को भी देख सकते हैं। द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों का मटेरियल किस प्राइस पे आ रहा है और आप लोगों ने जो गारमेंट डिज़ाइन करना है वो आप लोगों की सेलिंग प्राइस उसमें क्या होगी। ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ईच स्टाइल, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी में जो है वो अपना ऑर्डर तैयार करवाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, ये उसी में आ जाता है ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी लेवल पे हो रही है, लेकिन इसको स्पेसिफाई अलग हमने स्पेसिफाइड कर दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स आपके पास सारी होनी चाहिए। यानी मैन्युफैक्चरिंग में फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके कितना मटेरियल आ रहा है, उस मटेरियल के अलावा क्या कुछ लग रहा है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें, और फिर कितनी चीज़ें उस रॉ मटेरियल से आपकी मैन्युफैक्चर होकर आती हैं। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स के अंदर आती हैं। और लास्टली साइजेज़, यानी कि आप कौन कौन से साइजेस बनाते हैं। अगर मास मार्केट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास फिर होता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइजेस होते हैं। यानी कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर आप लोगों के जो गारमेंट्स बनने वाले हैं वो किन साइजेस में बनने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फैब्रिक एंड ट्रिम्स सिलेक्शन। तो एक डिज़ाइनर को डेफिनेटली ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो कौन सा फैब्रिक सिलेक्ट कर रहा है, या जिस फैब्रिक की वो सिलेक्शन कर रहा है वो जो डिज़ाइन बनाना चाह रहा है वो मुतवक्की है, वो उस पर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, या वो जो ट्रिम्स डालना चाह रहा है वो उस पर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ट्रिम्स की जो सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है वो कट्स होते हैं। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जो फैब्रिक सिलेक्ट कर रहे हो, आपके जो कट्स हैं, यानी कि जो उस फैब्रिक की विजुअल अपीयरेंस है, जब वो बनेगा तो उसके बाद वो कट्स उस पर नुमाया नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और आपको इनके बारे में सोचना भी चाहिए। थिंक अबाउट करंट फैशन ट्रेंड्स। तो ये बात तो सबसे पहले तब हमने कर ली थी जब हमने मार्केट सर्वे किया था या मार्केट रिसर्च की थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ैशन ट्रेंड्स चल क्या रहे हैं। मेक श्योर कर लें कि फैब्रिक और ट्रिम जो है वो आपके गारमेंट के साथ बेहतर तरह से काम कर रहे हों जो कि आप असाइन कर रहे हों। ये जो हमने प्रीवियस बात की वो यही थी कि आपको ये मस्ट चेक करना चाहिए कि आप जो है वो जो ट्रिम्स डालना चाह रहे हैं या जो आप फैब्रिक सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जो डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो उस गारमेंट के ऊपर आएगा भी, या वो ट्रिम्स उस पर शो होंगे भी या नहीं शो होंगे। ये ना हो कि आप जो है वो कुछ बनाना चाह रहे हो लेकिन आपकी जो वो सिलेक्शन होगी फैब्रिक की या ट्रिम की वो ही सही ना हो। व्हेन मेकिंग फैब्रिक सिलेक्शन हमेशा अपने बजट और अपनी प्रोडक्शन को अपने माइंड में रखें। अगर ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अपने माइंड में कंसिडर करके अपने फैब्रिक्स और ट्रिम्स के बारे में काम करते हैं तो आपको इससे काफ़ी आसानी होगी डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर।
फिर हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है डिज़ाइन कंसीडरेशन का। डिज़ाइन कंसीडरेशन के अंदर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पहले से सोचना होता है, और वो क्या होती हैं? नीड ऑफ कस्टमर एंड टारगेट ऑडियंस, यानी कि जो टारगेट ऑडियंस है हमारी और जो कस्टमर है उनकी नीड पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही। द इमेज यू आर रिप्रेजेंटिंग, आप क्या दिखाना चाह रहे हो अपने डिज़ाइंस के थ्रू से, या आपके डिज़ाइन में क्या कुछ ऐसी बात है। फैशन ट्रेंड्स, इसी वजह से मार्केट रिसर्च को इम्पोर्टेंट कहा गया है और उसे स्किप ना करने का भी बोला गया है, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि फ़ैशन ट्रेंड्स क्या हैं जो रिसेंटली चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। विजुअल अपील एंड एस्थेटिक ऑफ गारमेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए जो आप गारमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आपकी फ़ाइनल प्रोडक्ट आएगी तो आया जो उसका विजुअल होगा, यानी कि जो उसकी फॉर्म आएगी सामने, वो जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है वो वैसा नज़र आएगा भी या नहीं नज़र आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फैब्रिक की जो सिलेक्शन है ना, जो गारमेंट और फैब्रिक्स की सिलेक्शन होती हैं, उसके लिए ज़रूरी है जो फैब्रिक की सिलेक्शन है वो बेहतर हो और आपको पता हो कि विजुअल और एस्थेटिक व्यू इसका क्या आएगा। फंक्शनैलिटी ऑफ गारमेंट, फंक्शनैलिटी में क्या चीज़ें आती हैं? फंक्शनैलिटी में क्लोजर्स आ जाते हैं, आपके ओपन पार्ट्स आ जाते हैं, आपके जिप एरियाज़ आ जाते हैं, आपके बटन एरियाज़ आ जाते हैं, सो काफ़ी कफ आ जाते हैं। इसी तरह से काफ़ी कुछ होता है किसी गारमेंट के जो है ना वो फंक्शनैलिटीज़ के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो गारमेंट है ना उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसको किस तरह से फंक्शनल करना है। फिर आपको मटेरियल की अवेलेबिलिटी का पता होना चाहिए, यानी कि मटेरियल जो आपने यूज़ करना है अपना गारमेंट बनाने के लिए, आया वो अवेलेबल है भी मार्केट के अंदर या नहीं, या आपको कहीं बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है या किसी और मार्केट से लाना पड़ रहा है। तो अगर डेफिनेटली आप कहीं और से लेके आ रहे हैं तो फिर आपकी कॉस्टिंग पे भी फ़र्क पड़ता है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं ना उनमें भी काफ़ी सारा बदलाव आता है। तो इसके लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अवेलेबिलिटी भी है उस चीज़ की या नहीं है। रिसोर्सेज और बजट लिमिटेशन, इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगर आपका मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मटेरियल की अवेलेबिलिटी फिर कहाँ से मिलेगी। और लिमिटेशन भी ये होती हैं कि आपको जो आपका फैब्रिक यूज़ हो रहा है उसको किस तरह से यूज़ करना है, यानी कि ये नहीं कि बस आप उसको रफली कर रहे होते हैं, चीज़ों को बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। इसलिए लिमिटेशंस जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो डिज़ाइन कंसिडरेशन के अंदर माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी डिज़ाइनर के लिए जब वो फील्ड के अंदर काम कर रहा होता है। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग थी, लेकिन मैंने आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर करने की भरपूर कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो जो है वो आप वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा स्टार्ट करें, दोबारा से उस पॉइंट को देखें और समझने की कोशिश करें जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, इस तरह से नहीं होता कि आपको सिर्फ एक बार में ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चीज़ों को बार बार नहीं देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे नहीं, तो फिर ये चीज़ें आप लोगों की समझ में नहीं आने वाली। एज अ फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट जब मैं इन चीज़ों में था तो मुझे भी बार बार रिवाइज़ करना पड़ता था। मुझे ये तब जाके याद हुई हैं, ऐसा नहीं, मैं अभी भी भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीज़ें माइंड में रख लेते हो, लेकिन समझने के लिए आपको स्टिल टच रहना पड़ता है, आपको ख़ुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको रिसर्चेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग ना सीरियस हैं फ़ैशन की इंडस्ट्री में स्टेप इन करने के लिए, तो फिर मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको दोबारा से देख लें, उस पार्ट को रिवाइज़ कर लें, या उसके बारे में इंटरनेट पे मज़ीद आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बार बार नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में बैठने वाली नहीं हैं। ये आप ये चीज़ अपने माइंड में रख लें। सो आई होप सो आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट जो है वो हम मज़ीद फिर फर्दर वीडियो के साथ आएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक वीडियो को देख रहे थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी का कोई सजेशन हो या कोई बात कहनी हो तो वो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करें। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।